बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो पाक फ़ौज के तर्जुमान DGI-SPR अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़े अच्छे मौजू पे थी। इंडिया के साथ पाकिस्तान की गुज़िश्ता साल लड़ाई हुई, मार्का हक का भी उसे नाम दिया जाता है पाकिस्तान की जानिब से। बयानुल मरसूस उस ऑपरेशन को कहा जाता है, जबकि इंडिया ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। उसमें पहले इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान में बहुत सारे टारगेट्स को उन्होंने हिट किया। बहावलपुर में, मुख्तलिफ शहरों में, मुरीदके में, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बमबारी की। कुछ हमारी एयर बेसिस पे भी उन्होंने बमबारी की। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए एक एयर कॉम्बैट में, और इसमें इंडिया को बहुत शर्मिंदगी हुई। पाकिस्तान ने उस वक्त जो इतला आई, 6 तैयारे गिराए थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाते बढ़ाते उनकी तादाद 10 से ज़्यादा कर दी है। और अब तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो भी ये कह रही है कि उसमें कुछ बड़े कीमती ड्रोन्स भी थे भारत के। तो ये कुल मिलाकर भारत का नुकसान 8 तैयारों का अब बताया जा रहा है कि भारत को ये नुकसान हुआ था। तो भारत के लिए एक शर्मिंदगी है। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा बजट है उसका, बहुत बड़ी इकॉनमी है उसकी, और प्रोफेशनल फ़ौज भी है भारत की। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से और प्लानिंग से नुकसान दिया था। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, आज से 1 साल पहले जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान लड़ाई से गुरेज कर रहा था। उस वक्त के वीलॉग्स अगर आप उठाकर देखें तो मैं बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि जवाब दे, पाकिस्तान को चाहिए कि इस लड़ाई को उठाए और उठाकर इंडिया में ले जाए। जब इंडिया को इस लड़ाई की गर्मी का एहसास होगा तो फिर उन्हें पता चलेगा कि लड़ाई होती क्या है। इंडिया लगातार मार रहा था, पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे था। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद फिर जंगबंदी हो गई। तो पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा था, क्योंकि इंडिया के साथ लड़ाई हो रही थी। लेकिन उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने सारी लड़ाई का क्रेडिट अकेले ले लिया, और वो क्रेडिट लेके फील्ड मार्शल बन गए। उन्होंने एक्सटेंशन भी ले ली, इस्तिस्ना भी ले लिया, और अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस जंगी कामयाबी को उन्होंने इस्तेमाल किया। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, जो आसिम मुनीर साहब की मुखालिफ सियासी जमात है, उसको बहुत ज़्यादा कुचला गया, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया इस बयानुल मरसूस में मिलने वाली कामयाबी के बाद। तो ये एक आदमी की कामयाबी नहीं थी, पूरी कौम की कामयाबी थी, पूरे मुल्क की कामयाबी थी। कोई एक आदमी ना इसका क्रेडिट ले सकता है और ना उसे दिया जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तानियों का तो फार्मूला है सादा सा, दुश्मन से लड़ोगे तो साथ देंगे, हमसे लड़ोगे तो मात देंगे। सीधी सीधी बात है। जब आप दुश्मन के साथ लड़ते हैं तो सारा पाकिस्तान आपके साथ होता है, लेकिन जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ते हैं तो पाकिस्तानी फिर आपको शिकस्त देते हैं, जैसे पाकिस्तानियों ने आपको 8 फरवरी 2024 को शिकस्त दी थी। DGI-SPR ने कुछ बड़े हैरान कुन बयान दिए। एक स्टेटमेंट DGI-SPR ने दिया। देखिए, अगर वो बात करते ना सिर्फ इंडिया के मामले में तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मजेदार रहती। वो सिर्फ इंडिया पे बात करते, इंडिया के हवाले से बात करते, बयानुल मरसूस पे बात करते, 1 साल गुजर गया उन्हीं यादों पे बात करते, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने रखते, तो वो रिपोर्ट होते, वो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन DGI-SPR, क्योंकि पाकिस्तान की फौज काफ़ी हद तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पोलिटिसाइज हो चुकी है और हमेशा से ही है, तो वो सियासत पे बात करने से बाज नहीं आए। उनसे सवालात भी किए गए, उन्होंने जवाब भी दिए। हालांकि वहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि आज का हमारा ये सारा का सारा जो सेशन है ये नॉन पॉलिटिकल है, इस पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बयानुल मरसूस पे, और हम बात करेंगे इंडिया के साथ होने वाले मार्का हक पे, और किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। लेकिन फिर सारी बात नहीं हुई। DGI-SPR ने एक बड़ा हैरान कुन बयान दिया, लेकिन वो इंडियन फौज के बारे में दिया। ज़रा बयान आप सुनिए और गौर से सुनिए, और आप सोचिए कि ये बयान सुनने के बाद आपके दिमाग में कौन सी फौज आती है। पहले आप ये बयान सुन लीजिए DGI-SPR का। अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, ये सुन ले, फिर मैं आपको तर्जुमा बताता हूं। This is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics, and we are seeing that happening over there. जी, आपने ये स्टेटमेंट सुन लिया DGI-SPR का। अगर आप अपनी फौज को सियासत ज़दा करेंगे या अपनी सियासत को मिलिट्री ज़दा करेंगे तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है। ये हम भारत में देख रहे हैं। ये DGI-SPR ने कहा, फौज को सियासत ज़दा करेंगे या अपनी सियासत को मिलिट्री ज़दा करेंगे। देखिए, मुझे पाकिस्तान की फौज से प्यार होना चाहिए ना, मैं तो पाकिस्तानी हूं और मेरी फौज भी पाकिस्तान की फौज है। तो इंडियन फौज तो वो फौज है जिसके साथ पाकिस्तानी फौज लड़ती है, और हमेशा हमने पाकिस्तान के बयानियों को सपोर्ट किया। लेकिन सच सच होता है ना। देखें, 4 मार्शल्लाह इंडिया में लगे हैं या पाकिस्तान में लगे हैं? कहां की फौज है जिसने सियासत की है? 4 मार्शल्लाह तो लगे हैं जनाब पाकिस्तान में,
और जो आर्मी डिक्टेटर्स हैं वो सुदूर कहां पे बनते रहे, इंडिया में बनते रहे या पाकिस्तान में बनते रहे? पाकिस्तान में बनते रहे। पाकिस्तान की फौज ने हुकूमतें गिराई हैं या इंडियन फौज ने हुकूमतें गिराई हैं? पार्लियामेंट हाउस के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, वजीर आजम हाउस के ऊपर कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया है या इंडियन फौज ने इंडिया के अंदर यह काम किया है? भारत में कोई SIFC तर्ज का इदारा नहीं बनाया जाता, पाकिस्तान में बनाया जाता है। भारतीय फौज कोई बहुत बड़े कमर्शियल कारोबार भी नहीं करती, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं फर्क आपको बता रहा हूं कि DG ISPR को यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें देखना चाहिए था कि वो खुद कहां खड़े हैं। सियासतदानों का अगवा करके जबरदस्ती फैसले और तरमीम नहीं करवाई जाती, भारत में, पाकिस्तान में करवाई जाती हैं। वहां फौजी अफसरान के बैनर्स और पोस्टर सड़कों पर और इंतखाबात में नहीं लगाए जाते कि जनाब ये मेरा जर्नैल से ताल्लुक है, ये फील्ड मार्शल की जमात है हमारी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें वोट डालें। इस तरह वहां भारत में वोट नहीं मांगे जाते, ये पाकिस्तान में किया जाता है। भारत में वहां के मिलिट्री चीफ जो है वो एक्सटेंशन वगैरह इस तरह की चीजें नहीं लेते, इन चक्रों में नहीं पड़ते। यहां पाकिस्तान में इन चक्रों में बहुत ज्यादा पड़ते हैं, भारत में ये चीजें बहुत कम है। फिर वहां जो है पुलिस वाला भी एक फौजी ऑफिसर को पूछ सकता है, यानी कानून की इस हद तक बालादस्ती है कि वो कम से कम फौजी जवाबदेह होता है, अगर पुलिस वाला भी उसको पूछना चाहे तो पूछ सकता है। वहां फौज पूरा इलेक्शन चोरी नहीं करती भारत में, पाकिस्तान में तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया ना। इलेक्शन कमिश्नर की तो औकात ही नहीं है, एक आवाज दें आर्मी चीफ तो वो बेचारा दौड़ा जाता है फाइलें हाथ में लेकर। लेकिन भारत के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत आजाद है, बहुत ताकतवर है, और वो इलेक्शन करवाते हैं अपनी मर्जी से। तो उनका आर्मी चीफ मुल्की और आलमी मामलात के अंदर मुदाखलत भी नहीं करता, ना मईशत में मुदाखलत करता है, ना दाखिली पॉलिसीज में मुदाखलत करता है, ना खारजी पॉलिसीज में मुदाखलत करता है। आज मेरे सुनने वाले जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर को यह पता भी नहीं होगा कि इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछे ना इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, वो नहीं बता पाएगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्योंकि गैर निसाबी सरगर्मियों में इतना ज्यादा मुतहर्रिक रहता है, वो सारे काम करता है जो उसके करने के नहीं है, लिहाजा वो हाईलाइट में भी रहता है। फिर एक और बात जो है वो DG ISPR ने की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पाकिस्तान में। उन्होंने कहा बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, मसाइल हल करें। किसने रोका है? अफवाज सियासत में स्टेक होल्डर नहीं है, हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। देखें DG साहब ऐसे तो ना करें ना। मुझे जब ISI उठाकर लेकर गई थी तो 5 महीने मेरे से सिर्फ सियासी मुतालबात कर रही थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये बात कह दो, वो बात कर दो, इसके खिलाफ झूठी गवाही दे दो, फलाने सियासतदान को सपोर्ट कर दो हमारे कहने पर, और फलाने सियासतदान को सपोर्ट ना करो क्योंकि हमारे आजकल वो खिलाफ है। तो ISI तो 5 महीने सियासत ही कर रही थी। और क्या कर रही थी जब मैं उनकी जबरी तौर पे गुमशुदगी के दौरान मैं उनकी हिरासत में था? वो यही काम कर रहे थे। आपने खुद एक सियासी जमात को इंतशारी करार दिया, उसके लीडर को ज़हनी मरीज करार दिया, और आपने ये भी कहा कि इंतशारियों के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। कई कई घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ की, फिर आप कहते हैं फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है जो DG ISPR बोलते हैं। यानी सियासतदान खुद बेचारे कहते रहे हैं, 2024 में जब मुज़ाकरात हो रहे थे वो कहते थे हमारे बस में कुछ नहीं है, हम PMLN वालों से, पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं। आप कह रहे हैं आपका सियासत में किरदार कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ जो आपका वजीर दिफा, आपका बॉस है, आपके बॉस का भी बॉस है, वो कहता है जी पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, दोगला निजाम, यहां पे फौज हुकूमत खुद कर रही है हमारे साथ मिलकर। आपके बॉस का बॉस ये कहता है कि फौज सियासत में है, और आप ये कहते हैं फौज सियासत में नहीं है। जनरल बाजवा भी सियासत में था और वो साबित हो रहा है। अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर गवाही दी जा रही है और मौजूदा सियासतदान दे रहे हैं। ये जब कब आसिम मुनीर साहब नहीं होंगे ना इस सीट के ऊपर, तो आप देखिएगा कि ये जितने लोग आजकल सलाम ठोकने आते हैं ना, ये सारे कहानियां मार्केट में फैलाएंगे कि आसिम मुनीर ने किसको क्या कहा था, किसको क्या कहा था, किसको क्या कहा था। लोग इसके ऊपर किताबें लिख देंगे। अब 2024 में जब मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत के और अपोजिशन के, तो उस वक्त इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवानी थी। हुकूमत ने वादा किया जी हम कल मुलाकात करवाते हैं इमरान खान साहब से आपकी, और उसके बाद हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन को यह पैगाम दिया कि जनाब हमारे बस से बाहर है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज ने यह फैसला करना है कि इमरान खान से आपकी मुलाकात होनी है या नहीं होनी। फिर आप कहते हैं कि आपका सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है। देखिए, अगर ये सारा झूठ बोलने की बजाय बयानुल मरसूस के ऊपर तवज्जो मरकूज रखते DG साहब तो ज्यादा बेहतर था।
या वो ये बताते कि मैंने पूरा वो पढ़ा है, जहां जहां पे खबर मुझे मिली मैं सुन तो नहीं पाया, लेकिन जहां जहां पे ये खबरें छपी हैं बीबीसी में, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने उनको पढ़ा, तो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। इसके ऊपर उनको एक हिकमत अमली देनी चाहिए थी कि हम भारत से पानी कैसे और कब छुड़वाएंगे। देखिए, जो सिंध तास मुआहिदा है उसके तहत 3 दरिया हमने भारत को दे दिए थे, सतलुज, ब्यास और रावी। वो तीनों तो हो गए खुश्क। इन 3 दरियाओं का पानी पूरा करने के लिए जो दूसरे 3 दरिया हैं, मगरबी दरिया, वो हमारे पास थे, सिंध, झेलम, चनाब। अब भारत इन दरियाओं का पानी भी रोक रहा है और इन्हीं दरियाओं से हम अपने बाकी दरियाओं का पानी पूरा कर रहे थे, जो 3 दरिया हमने भारत को दिए थे। यानी 3 दरिया हमने भारत को दे दिए 1960 में और 3 दरिया अपने पास रख लिए। अब जो 3 दरिया हमारे थे, भारत उनका पानी भी रोक रहा है। पहले जो हमने उनको दिए, उन्होंने 50 साल अच्छी तरह उनके ऊपर डैम्स बनाए, और अब जो हमारे 3 दरिया हैं उनकी नजर उनके ऊपर है और वो लगातार उसका पानी रोक रहे हैं। इस वक्त उन्होंने पानी रोका हुआ है और ऐलानिया तौर पे रोका हुआ है, बताकर रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि हम रोक रहे हैं। पाकिस्तान में बार बार इसके बारे में खबर आ रही है और ये एक दिफाई मामला है, ये आबी जारहियत है, इसको आप कहते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन इसका आपने जवाब क्या दिया? इसके ऊपर कोई हिकमत अमली होनी चाहिए और बताई जानी चाहिए थी। कश्मीर को किस तरीके से आज़ाद करवाना है, इसके ऊपर एक सवाल भी किया गया वहां पे, लेकिन कैसे आज़ाद करवाना है इसके बारे में कोई हिकमत अमली आज तक नहीं है कि ये काम कैसे करना है। बाकी सारा हमें पता है कि क्या करना है और कहाँ करना है और कैसे करना है, लेकिन कश्मीर कैसे आज़ाद करवाना है, अपना पानी कैसे छुड़वाना है भारत से, इस बारे में कोई हिकमत अमली नहीं थी। बहरहाल पॉलिटिकल मामलात पे जितना मर्जी आप काम करवा लें। अब नाज़रीन आए जरा इंटरनेशनल खबर के ऊपर, तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक और डेडलाइन दे दी है। एक डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने और दी, और डेडलाइन है जनाब 1 हफ्ते की। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कब कब डेडलाइन दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 मार्च को एक डेडलाइन दी और यह कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वरना उन पर जहन्नुम की आग बरसा दी जाएगी। फिर ट्रंप ने 28 मार्च को एक और ईरान को डेडलाइन दी और कहा कि ईरान के पास 72 घंटे हैं, वरना उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर 4 अप्रैल को एक और डेडलाइन दी और उन्होंने कहा रात 8 बजे तक का वक्त है, वरना उन पर जहन्नुम की आग बरसाई जाएगी। फिर 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और डेडलाइन दी और कहा कि ईरान के पास तामील के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, वरना उन पर तबाही के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फिर कभी वो कहते हैं सिविलाइजेशन पूरी की पूरी मिटा देंगे, पूरे मुल्क को बम से उड़ा देंगे। ये नॉर्मल है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। फिर 15 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे हैं, वरना तबाही फेर देंगे। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान के पास तामील के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना उन पर जहन्नुम की आग बरसाई जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक और बयान आया जिसमें उन्होंने अपनी डेडलाइन को एक मरतबा फिर 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। ये है नादरीन डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइंस। अब जब एक आदमी इतनी ज्यादा डेडलाइंस दे रहा है बार 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 बार, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। और बदकिस्मती ये अमेरिका की है कि अमेरिका एक बड़ा और तगड़ा मुल्क है, दुनिया के ऊपर रूल करता रहा है, अब भी कर रहा है, लेकिन उस मुल्क की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बार बार बयानात से भाग जाने की वजह से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने एक नया जोहरी फ्रेमवर्क का खाका पेश किया है। अमेरिका का इशू ये है कि वो चाहता है कि जो एटम बम का मामला है ईरान का, वो हल हो जाए। तो उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क दिया है। अगर तेहरान इस पर इत्तफाक करता है तो 30 रोज़ा मुज़ाकरात जो है उनका आगाज हो जाएगा। और इसकी जो अहम शिक्के हैं वो क्या है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो छापा उनके मुताबिक ईरान इस बात का एतराफ़ करे कि वो जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये तो वो पहले ही कह चुके हैं। फिर ये कहा कि जो ईरान की 3 तनसीबात हैं जहां पे वो यूरेनियम को अफसूदा करता है, चाहे वो अस्फहान में है, नतंज में है, वर्दो में है, वो कह रहे जी उनको ख़त्म किया जाए। तीसरी शर्त यह है कि ज़ेरे ज़मीन जो जौहरी सरगर्मियां हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। चौथी शर्त यह है कि जब ज़रूरत पड़े मुआयना करने की तो ईरान जो है वो हर किस्म की उसके अंदर कोऑपरेशन दे। अगली शर्त यह है कि यूरेनियम की अफसूदगी पर ईरान में 20 साल पाबंदी लगे। पहले ये मुस्तकिल लगाने चाह रहे थे, अब 20 साल की शर्त रख दी गई है।
और एक आखिरी शर्त इसमें यह है यूरेनियम के हवाले से कि जो अफसोदा शुदा यूरेनियम है उसके तमाम ज़खायर मुंतकिल कर दिए जाएं ईरान से बाहर। अब ये शराइत अमेरिका ने रखी हैं। आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना और अमरीकी नाकाबंदी में नरमी भी इसके अंदर एक चीज़ शामिल है। और साथ उन्होंने कहा जी पाबंदियों का हम खात्मा करेंगे ईरान की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कि अगर ईरान अच्छा काम करेगा तो पाबंदियां हम खत्म कर देंगे, अदरवाइज फिर हम खत्म नहीं करेंगे। अब आलमी सतह के ऊपर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे एक ही बात कर रहे हैं और बार बार यही बात कर रहे हैं। बरतानिया के साबिक नेवी चीफ हैं, उन्होंने भी ये बात की है। जितने एक्सपर्ट हैं उन सबका कहना है कि अगर दिफाई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ईरान बहुत कम इम्कान है कि आपने हुर्मुज़ को छोड़ देगा या उसका कंट्रोल छोड़ देगा। यानी ईरान बेवकूफ़ होगा अगर आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल छोड़ देगा। वजह यह है कि उसके हाथ में एक ऐसी सोने की चिड़िया आ गई है जिससे ना सिर्फ वो अपनी मईशत खड़ी कर सकता है बल्कि दिफाई नुक्ता नज़र से उसको इसका बहुत फ़ायदा है। और ये ईरान के लिए एक तरह से सिक्योरिटी की जमानत बन गई है। ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आपने हुर्मुज़ को कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसकी कौमी सलामती के साथ जुड़ गई है। जंग शुरू करते वक्त किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान आपने हुर्मुज़ से काबू कर लेगा पूरे निज़ाम को, लेकिन ईरान को यह मौका मिला और अमेरिका ने उसे यह मौका दिया और उन्होंने काबू कर लिया। अब बरतानिया की इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और जियो पोलिटिकल माहिर हैं एलिस्टर क्रुक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर नया मुआहिदा कबूल करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी है। यानी एक डेडलाइन ईरान ने भी दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपके पास 30 दिन है, आप आराम से फैसला कर लें, हमारी शराइत फलां फलां है। अब यह बहुत तेजी से पूरी सूरत बदल रही है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप से मुकम्मल तौर पर हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। ऐसी बात जिसे ट्रंप का शऊर जो है वो समझने से ही कासिर है। ट्रंप कभी भी ये नहीं करेगा। ट्रंप भी हथियार नहीं डाल सकता, ईरान भी हथियार नहीं डाल सकता। यहां को बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ईरान ने यह नतीजा अखज़ किया है कि एक नया फौजी हमला सर पर है और इसके लिए मुकम्मल तैयारी उन्होंने कर ली है। ट्रंप ने प्यूटन के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान प्यूटन ने ट्रंप को बताया कि अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू हुई तो ईरान सूरत-ए-हाल को बहुत बड़े पैमाने पर बिगाड़ देगा। इससे हर कोई जंग की लपेट में आ जाएगा और आलमी मईशत में अफरा तफरी फैल जाएगी। प्यूटन ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जंग में नए अनासिर सामने आएंगे। अच्छा, ये अब रशिया ने अमेरिका को बताया, प्यूटन ने ट्रंप को बताया कि ईरान इस जंग को इतना फैला देगा और इतना रायता फैल जाएगा कि फिर किसी से कंट्रोल नहीं होगा। अब अगर आपने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उसने जो तैयारी की है वो बड़ी खौफनाक है। वो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर एक साथ अटैक करेगा और पूरे खित्ते में आग लग जाएगी और पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। चीन ने भी जो है वो अमरीकी पाबंदियों को मानने से इनकार किया, बल्कि चाइना ने जो ईरानी तेल के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि आप दुगना खरीदें और ज्यादा वो काम करें, क्योंकि यकतरफा तौर पे अमेरिका की पाबंदियों को चाइना कबूल नहीं करता। और ये लड़ाई शुरू की हुई और हालात खराब किया हुआ ये सब अमेरिका की वजह से। तो चाइना ये समझता है कि अमेरिका ने दुनिया की मईशत को खतरे में डाला और सलामती को खतरे में डाला, लिहाजा अमेरिका को अब इस लड़ाई में अमन की तरफ जाना चाहिए, मजीद लड़ाई को फैलने नहीं देना चाहिए। कुछ और भी खबरें आ रही है नाज़रीन, मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जाते जाते आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम कैसे रोका। ये एक बड़ी खबर है और इसमें एक बहुत बड़ी चीज अब सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम लेकर आ रहे हैं और सारे जहाजों को निकालेंगे। एक तो वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसने दोबारा कामयाब होने की कोशिश भी नहीं की, उसने दोबारा जोर भी नहीं लगाया। याद है मैंने आपको बताया था कि एक रात बहुत सारे तैयारे उड़े और बड़ी एक्टिविटी थी हवा में, और अगली रात बिल्कुल खामोशी थी और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी। उसके पीछे जो असल खबर थी वो अब सामने आई है। ट्रंप ने तो ये पाकिस्तान के खाते में डाल दिया ना। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है पाकिस्तानी कहते हैं जनाब हम जैसे आप कहते हैं वैसे ही हमने कहा था। अच्छा, हमने कहा था, जी ठीक है, हमने ही कहा था। तो असल में क्या हुआ था, सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस और फिजाई हदूद अमेरिका के लिए बंद कर दी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फ्रीडम डोनाल्ड ट्रंप का नाकाम होकर रुक गया। ये एनबीसी की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजी इत्तेहादियों से कोई मुशावरत किए बगैर प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी आबनाए हुर्मत में जहाजों को महफूज नकलो हरकत का एक ऑपरेशन उसका ऐलान कर दिया। तो सऊदी अरब ने फौरन अमेरिका को प्रिंस सुल्तान एयरबेस और अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोनिक कॉल भी की, लेकिन
कोई फायदा नहीं हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के बाद कतर से राब्ता किया गया, जबकि ओमान को तो ऐलान के बाद ही खबर दी गई। नतीजा यह निकला कि खलीज के अहम तरीन इत्तेहादियों को अंधेरों में रखकर यकतरफा फैसला करने की कीमत वाशिंगटन को बहुत भारी पड़ी। सऊदी रद्देअमल के सामने डोनाल्ड ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। यह खित्ते की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एक तरफ यूएई जो इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ सख्त फौजी इकदामात को बढ़ावा दे रहा है, वहीं सऊदी अरब ने मुमकिन फौजी कार्रवाई का रास्ता रोका है। ये यूएई और सऊदी अरब के बिल्कुल मुख्तलिफ खारजा पॉलिसी को भी जाहिर कर रहा है। तो नादरीन, इस खबर से आप बहुत सारा कुछ समझ सकते हैं। फ्यूचर में हम इस पे बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।